हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धन जी आज फिर से 26 नंबर सेट के साथ जुड़ चुके हैं। जो को आप सबों को पता होता है कि हम लोग रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं, जिसमें कि साइंस और करंट अफेयर्स के सेशंस को हम लोग चलाते हैं। साइंस भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, जिसमें आपको 25 साइंस देखने को पहले मिलेगा और उसके बाद आपको 25 करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। ये सेशन आपके ग्रुप डी रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं, मतलब कि रेलवे के ग्रुप डी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को बनाया गया है, जो कि आने वाले सितंबर या अक्टूबर में जो भी एग्ज़ाम होगा रेलवे के ग्रुप डी के, उसमें हम लोग सफल हो सके। इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग प्रत्येक रात्रि 9 बजे ई सेशंस को लेकर आते हैं, जिसमें कि साइंस और करंट अफेयर्स होता है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए। और क्लास में जब जल्दी से सभी लोग जुड़ जाते हैं तो क्लास को क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक बार फटाफट से सभी के पास शेयर कर दीजिए और सभी लोग अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए और अपने सगे संबंधित और दोस्त मित्रों को जोड़िए, जो कि तैयारी करते हैं, और कंटिन्यू बन के देखते रहिए। जब भी आप बैठिए टेस्ट देने के लिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। पेन कॉपी इसलिए लेकर बैठिए ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, और जो कुछ भी नोट डाउन करवाते हैं, जो कि अलग से नोट करवा रहे हैं, उसको आप लोग सही से देख पाएँ। इसलिए आप लोग क्या करिए, जुड़े रहिए हमेशा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, जल्दी से सभी लोग शेयर करिए क्लास को और सभी लोग जोड़ दीजिए, जुड़िए जल्दी से सभी लोगों को। एक बार जल्दी से सभी लोग के पास शेयर कर देंगे और सभी लोग को जुड़ने के लिए बोल देंगे। और क्लास जब भी स्टार्ट होता है फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास जुड़ने के साथ ही क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब तक सभी लोग जुड़ नहीं पाते तब तक से क्लास चलाने का कोई मज़ा नहीं है। जब सभी लोग जुड़ जाते हैं तब क्लास का आनंद आता है। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और जुड़ते ही समय लाइक कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और क्लास को एक बार बेहतरीन ढंग से हम लोग कर सके। तो चलिए जल्दी से थोड़ा करिए सभी लोग। चलिए सभी लोग जुड़ गए। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन कुछ बेहतरीन तरीकों से सजाया गया है, जिसमें कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से सभी के पास कर दीजिए। एक बार 1 सेकंड सबका वेट कर ले, बस स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से सभी लोग फटाफट से शेयर करिए क्लास को और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आइए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बताइए, यह है निम्नलिखित में से कौन तीसरे नियम का, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे नियम का लिए सही है। कथन न्यूटन के गति का आपको बताना है कि जो न्यूटन का गति आता है उसके तीसरे नियम के लिए कौन सही है। बल एक निकाय पे लागू होता है, बल एक ही निकाय के विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या बल दूरी पर निर्भर करता है। आप लोग सभी लोग फटाफट से इसका आंसर करिए कि पहला का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से सभी लोग शेयर आंसर करिए इसका, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से करिए सभी लोग। आइए देखिए, तब तक से सभी लोग आंसर करते रहे, तब तक से देखते भी रहिए। सुनिए, बल की अगर बात कहा जाए, एक सेकेंड, अगर बल की अगर बात कहा जाए तो बल की परिभाषा, जो परिभाषा है वे आपके न्यूटन के पहले नियम से मिलती है, जबकि बल का व्यंजक, जो बल का व्यंजक होता है वे न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। और तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम होता है, यह जो होता है बल अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग निकाय पर, मतलब कि बल जो होता है अलग अलग निकायों पे विपरीत दिशा में लागू होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए सुनते हैं थोड़ा सा बल से, न्यूटन से हिसाब से ले लेते हैं, न्यूटन की गति के नियम से। देखिए जो पूछता है, पहला आता है न्यूटन का प्रथम नियम से। प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के पहले ही नियम को हम जड़त्व या गैलीलियो के नियम भी कहते हैं, जड़त्व या गैलीलियो के नियम भी कहते हैं।
और न्यूटन के गति का पहला नियम से एक सूत्र निकल के आता है v बराबर यू स्क्वायर, v बराबर होता है v बराबर u प्लस ए टी। यह क्या होता है? न्यूटन का पहला नियम होता है। न्यूटन का दूसरा नियम की अगर बात कहा जाए तो न्यूटन का दूसरा नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक कौन? तो F बराबर ma आता है। और जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है इसी से हम संवेग भी निकालते हैं, संवेग को बताता है और संवेग से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के लिए एक सूत्र होता है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है। जबकि न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है, तो आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल जो है किससे प्राप्त होता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से। ठीक है। और इसके लिए जो गति का न्यूटन की गति का तीसरा नियम के लिए जो सूत्र है वह है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। और फिर इसी प्रकार पूछता है कि बताइए कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम से किनके बीच का संबंध आता है? तो पता है आपको कि v बराबर u प्लस ए टी होता है पहला। दूसरा होता है न्यूटन का दूसरा नियम गति का, तो क्या अब लिखवाए हैं? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और एक तीसरा जो लिखवाए हैं, अभी लिखवाए हैं आपको, क्या लिखवाए हैं? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखिए आपको तीनों के तीनों, यह प्रथम था, यह दूसरा था और यह न्यूटन की गति का क्या था? तीसरा। आप देखिए इसमें भी u है, इसमें भी a है, इसमें भी u है, इसमें भी a है, इसमें भी u है, इसमें भी a है। क्या करिए कि u और a को खत्म कर दीजिए, तब यहाँ से निकल के क्या आया? v बराबर t आया। यहाँ भी a है, यहाँ भी u है, कटा दीजिए तो यहाँ से निकल के क्या आएगा? s t आता है, संबंध s और t में। और यहाँ u है, a है, कटा दीजिए, यहाँ संबंध किसके बीच आया? तो v बराबर s का आया। तो आपसे पूछता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसके बीच? तो वेग और समय के बीच का संबंध बताता है। वेग और समय के बीच, चाहे वेग या कभी कभी वेग को गति भी देता है। गति और समय के बीच, वेग और समय के बीच संबंध बताता है कौन? पहला। जबकि दूसरा जो होता है S फॉर दूरी विस्थापन भी कहता है, तो कहता है कि दूरी और समय के बीच का, विस्थापन और समय के बीच का संबंध कौन बताता है? तो दूसरा से पता चलता है। जबकि वेग और विस्थापन के बीच या दूरी और विस्थापन के बीच यह न्यूटन के तीसरे नियम से प्राप्त होता है। और आपका क्वेश्चन था कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? तो बल लगेगा अलग अलग निकाय पे, लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। आइए आपको बताना है कि समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ, वेग गति ग्राफ, विस्थापन ग्राफ या वेग दूरी ग्राफ। सभी लोग फटाफट से दूसरा का आंसर करेंगे कि दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, इसका क्या होगा? फटाफट से सभी लोग आंसर करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और इसका डिस्कशंस भी देखते चलेंगे, तो कोई नहीं भागेगा। ठीक है, आइए बताइए जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बताइए कि समय के साथ किसी वस्तु को दिखाने पर, समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने पर क्या होता है? तो पता है आपको कि जब समय है और वेग है तो यह किसको बताएगा? वेग समय ग्राफ को, वेग गति को, विस्थापन को। तो ये किसको बताएगा? वेग समय ग्राफ को। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे। जब समय हो और वेग हो तो उसको वेग समय ग्राफ कहते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा। वेग समय ग्राफ के लिए क्या करिए आप कि एक y अक्ष ले लीजिए और एक x अक्ष ले लेते हैं। ये होता है आपका y अक्ष और क्या है आपका? यह x अक्ष। x अक्ष पे आपके समय को रखा जाता है और y अक्ष पे वेग को रखिएगा। क्या रखिएगा? वेग। तो जब x अक्ष पे समय हो और वेग हो तो जो इस पे हम ग्राफ बनाएंगे इसको हम कौन से ग्राफ कहेंगे? तो इसको कहेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा कि वेग, और क्योंकि वेग को y अक्ष पर और समय को x अक्ष पर रखते हैं, तो जो डायग्राम बन के आता है, जो इस पे ग्राफ बनेगा, उसको हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। अच्छा, अब कहता है कि जब वेग समय ग्राफ होगा, देखिए, तो जब आपको पता है कि वेग बटे में समय होता है, ठीक है, मतलब कि जब वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि जब वेग को समय से भाग दिया जाता है तो क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। तो देखिए यह क्या होता है, कुछ एक ऐसा फिगर आता है, एक फिगर ऐसा आता है और एक फिगर ऐसा, यह है ऐसा और यह क्या है, ऐसा होता है, ठीक है। यह 4 फिगर आपको देखने को मिलता है। अगर ऐसे कभी फिगर बना दे तो देखिए वेग और समय रहेगा, वेग और समय ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं। और पूछता है कि वेग समय ग्राफ से किस प्रकार के हम ग्राफ को खींचते हैं। वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो त्वरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। यह जो दिखाई दे रहा है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, इस समान त्वरण को बता रहा है, समान त्वरण को बता रहा है। यह जो त्वरण बता रहा है, अगर आपसे ऐसे ग्राफ करके ऐसे पूछ दे, बताए कि कौन सा त्वरण है, तो समान त्वरण। यह जो है आपका बढ़ते हुए त्वरण को बता रहा है, बढ़ते हुए त्वरण को बता रहा है, जबकि यह जो है आपका घटते हुए त्वरण को बता रहा है, ठीक है। तो यह समान का, यह बढ़ते हुए, यह घटते हुए। और देखिए यहां पर एक फिगर यहां पर ऐसे जा रहा है और एक है ऐसे, तो यह विरामावस्था को बताता है। क्या बताता है, विरामावस्था को बताता है, जबकि यह जो होता है असंभव होता है, ऐसा फिगर नहीं बनेगा। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। ये हुआ वेग समय ग्राफ। यह बढ़ते त्वरण को या घटते त्वरण को, समान त्वरण को ऐसे कर देगा तो कहेंगे विराम त्वरण प्राप्त होगा, और ऐसे फिगर बना देगा तो कहेंगे कि ऐसा फिगर संभव नहीं है। तो इस प्रकार के आपको 3-4 क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए यह तो रहा आपका वेग समय ग्राफ। कभी कभी क्या देखता है ना, देखिए ऐसे दे देगा और यहां पे आपका समय ही रहेगा, ठीक है, और यहां पे दे देता है विस्थापन। तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। और आपको पता है कि जब विस्थापन में समय से आप भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो वेग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के त्वरण से हमें वेग की प्राप्ति होगी। तो यह जो है समान वेग को, यह समान वेग को, यह घटते हुए वेग का ग्राफ है, यह बढ़ता हुआ, यह विराम वेग का है, और ऐसा असंभव है। मतलब कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बशर्ते आपको याद रखना है कि विस्थापन समय ग्राफ से हमें वेग की प्राप्ति होती है, जबकि दूरी समय ग्राफ से, यहां लिख लेते हैं, एक सेकंड भागिएगा मत, थोड़ा समझा देते हैं, एक सेकंड यहां लिख लेते हैं। देखिए दूरी समय ग्राफ से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दूरी समय ग्राफ से हमें विस्थापन ज्ञात होता है। समय हमेशा x अक्ष पे और दूरी कहां होगा, y अक्ष पे। उसी प्रकार विस्थापन समय ग्राफ से अगर पूछे कि जो विस्थापन समय ग्राफ है, इससे किसकी प्राप्ति होती है, तो वेग की प्राप्ति होती है। जबकि वेग समय ग्राफ से हमें किसकी प्राप्त होती है, तो वेग समय ग्राफ से हमें त्वरण की प्राप्ति होती है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे और फिगर भी याद रखेंगे। यह होता है समान का, यह होता है घटते हुए का, ऐसे रहेगा तो बढ़ते हुए, और यह विरामावस्था को, और यह जो होता है असंभव का, ऐसे बन के आता है। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि बशर्ते यहां आपको चेंज रखना है। यहां पे अगर दूरी रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, विस्थापन। अगर यहाँ पे विस्थापन रखते हैं तो वेग, और यहाँ पे वेग रखते हैं तो त्वरण प्राप्त होता है। और इस फिगर को भी याद रखिएगा, समान, घटते, बढ़ते और विरामावस्था, और यह असंभव फिगर होता है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या था, आपने देखा कि आपसे पूछा था कि बताइए, कि आपसे यही पूछ लिया था कि समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले के ग्राफ को क्या कहते हैं, तो उसको वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। और वेग समय ग्राफ से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, तो त्वरण की प्राप्ति होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से इतने मीटर प्रति स्क्वायर, मतलब त्वरण दे दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड में गति करती है, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। आपको बताना है
कि कुल दूरी उसने कितनी दूरी तय की, कुल दूरी आपको बताना है कितनी दूरी तय उसने की। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि कितनी दूरी उसने तय की, फटाफट से बना के, क्योंकि पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसका बनाइए। जल्दी से बताइए कि कितना होगा इसका, क्योंकि जब भी आप बैठिए ना तो पेन कॉपी लेकर, क्योंकि तुक्का मारने से कोई फायदा है नहीं। जल्दी से सभी लोग बनाएंगे। और आपसे पूछा है क्वेश्चन, एकदम केयरफुली होके पढ़िएगा और बनाइए। फटाफट से सभी लोग आंसर करिएगा, करिए जल्दी से, फटाफट बनाइए भाई जी। भाई मेरे पढ़ते रहो और क्लास को लाइक शेयर भी करते रहो। आज संख्या कम से कम, कल हम लोग 22 तक संख्या लोग जुटे थे, आज कम से कम लोग 30 का टारगेट रखेंगे कि आज हम लोगों के साथ 30 बच्चे जुड़ सके, 30 दोस्तों को हम लोग क्या हो एक साथ हो चुके। तो क्लास को शेयर करके लंबा सभी को साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि मेहनत आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके ग्रुप डी में। चलिए आइए सर, प्रयास कर लिए। देखिए जब भी आप साइंस का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए आपको पहले क्या दिखाई दे रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद नाव सीधी रेखा में नियत दर से इतना चल रहा है और यह मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपको पता है कि ए तो आपको दे दिया है कितना, 3 दे दिया है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना त्वरण है। और आपका टी दे दिया हुआ है कितना, 8 सेकेंड। और विराम अवस्था से शुरू हो रहा है, मतलब यू आपका क्या है, 0। आपसे कुल दूरी पूछा है, कितना पूछा है कि कुल दूरी बताइए। तो अभी दूरी के लिए हमने क्या, दूरी के लिए हम लोग एस सूचित करते हैं, तो एस बताना है। तो आपको पता है कि एस बराबर क्या होता है, यू टी आप प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि u भी है, a भी है, t भी है, तो क्या हम s नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो लिखिए इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या करिए, क्योंकि u भी दिया था, a भी दिया था, t दिया था, और दूरी के सूत्र के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह न्यूटन के कौन सा नियम है, तो दूसरा नियम से, दूसरा गति के नियम से। आइए u कितना है, 0, तो 0 रख लीजिए। t है 8, तो 8 रख लीजिए, प्लस 1/2, a का मान है 3, और टाइम दिया है 8 को 2 बार गुणा कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। ये तो 0 के कारण 0 हो जाएगा, इसको कटाइएगा, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और तो यहाँ से क्या मिला, 3 चौके 12, 12 है 96। और आपको पता है कि दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर में होता है, ये भी बात ध्यान में, क्योंकि आप बनाते नहीं भी तो काम चल जाता, बशर्ते खाली आपको यहाँ पे मात्रक पूछा, बशर्ते आपको खाली दूरी का मात्रक यह जांच करना चाह रहा था, आपको इसको पता नहीं था कि आपको बनाने आ रहा है या नहीं, बशर्ते, क्योंकि सब में 96 कर ही दिया है तो इसको तो चेक करने से मतलब था नहीं। मतलब क्या था, तो आपसे पूछा था कि इसका मात्रक किसको पता है कि दूरी का मात्रक क्या होगा, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और हम लोगों ने निकाला कैसे, अगर नहीं था ये तो खुद बनाया था। बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, u दिया था, a दिया था, t दिया था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे इसको क्या किए, सॉल्व किए, और सॉल्व करके कितना आ गया, 96। और एक बात और याद रखिए कि आजकल जो आपको न्यूमेरिकल दे पूछ रहा है, आपको बना दे रहा है, कोई नहीं कर रहा, बना के आपसे पूछ रहा है कि बस मात्रक बताइए, तो आपको मात्रक भी याद रखना होता है। तो कुल दूरी का मात्रक क्या होगा, 96 मीटर होगा। इसका राइट आंसर सी होगा सर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्क्षेप बल, ठीक है, और भार कार्य करते हैं, यानी कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, ऊपर की ओर, विपरीत दिशा में या समान दिशा में। बताइए कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, बताइए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिए कि उत्क्षेप बल और भार एक दूसरे से भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, ऊपर की ओर, विपरीत दिशा में, समान दिशा में। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। तो आपको पता है उत्क्षेप बल यानी कि उत्प्लावक बल जो होता है ऊपर की ओर लगता है, और भार बल जो होता है वह नीचे की ओर लगता है। तो जब कोई व्यक्ति तैरता है तो भार बल उसका नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। तो क्या कह सकते हैं, उत्क्षेप बल और भार जो है एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके लिए इसको देखिए आप, एक लड़का है जो कि तैर रहा है, यह क्या है, पानी का सतह है, वाटर सरफेस है।
वाटर सरफेस के कारण आई बायोन्टी फोर्स जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका है आपका उत्प्लावन बल। बायोन्ट फोर्स मतलब यह क्या होता है, उत्प्लावन बल है। सेंटर ऑफ वैल्यूम मतलब कि यह जो है इसका वैल्यूम है, और यह जो व्यक्ति तैर रहा है उसका वेट है, इस कलर से दिखाया गया है ब्लू से उत्प्लावन बल को। जबकि यह भार जो उसका है यह किधर दिखा रहा है, नीचे की ओर, जबकि यह उत्प्लावन जो उत्क्षेप बल है वह किधर दिखा रहा है, ऊपर की ओर दिखा रहा है। ठीक है, तो जो भार का सेंटर कहाँ हुआ, यहाँ पे, और जो बायोन्टी फोर्स है जो क्योंकि जल है जल का यहाँ पे होगा। तो आपसे कुछ नहीं पूछना था, बताया था कि उत्प्लावन बल जो है भार बल के विपरीत, क्योंकि यह देखो ऊपर की ओर ढकेल रहा है ब्लू कलर वाला, और जो रेड कलर वाला है नीचे की ओर, कहेंगे कि भार बल नीचे की ओर लगता है जबकि उत्प्लावन बल जो होता है ऊपर की ओर लगता है। तो एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो क्या कह सकते हैं कि भार बल जो होता है, उत्क्षेप बल और भार बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं, जिसका खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं है उसे क्या कहा जाता है। पारदर्शी पदार्थ, अप्रदीप्त वस्तु, प्रभासी या प्रदीप्त वस्तु। ऐसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, मतलब कि उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, प्रभासी या प्रदीप्त वस्तु। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे, तो फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करिए। और आप सबों को पता है कि जो वस्तु खुद को प्रकाश उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जो खुद को प्रकाश, जिसका खुद का प्रकाश हो, जिसका खुद का प्रकाश हो उसको तो प्रदीप्त कहते हैं, और जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। और ऐसा ही पूछा था, ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे अप्रदीप्त वस्तु में, जैसे प्रदीप्त वस्तु में क्या होगा, तो सूर्य का प्रकाश हुआ जो कि वह अपना प्रकाश देता है। हम लोग किसी चीज को देखते हैं, हमारी अपनी प्रकाश नहीं है, वहां से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। तब प्रदीप्त वस्तु जिसका खुद अपना प्रकाश हो, अप्रदीप्त वस्तु जिसका कि अपना प्रकाश नहीं हो, पारदर्शी जिससे कि देखने पर आर पार दिखाई दे सके, प्रभासी कुछ कुछ दिखाई दे, कुछ पार दिखाई दे, कुछ बार नहीं दे, धुंधला दिखाई दे, इसको प्रभासी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, तो आपसे नहीं उत्पन्न नहीं करती है तो अप्रदीप्त। अगला, ऐसा लेंस से, एक लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के निकल जाती है। बताना है कि एक लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र से, आपको बताना है कि किससे होकर गुजरने वाली रेखा जो है बिना विचलित हुए वापस चली जाती है, यानी बिना विचलन के निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, वक्रता, बताइए क्या होगा। जल्दी से फटाफट इसका आंसर करिए, चलिए जल्दी से करिए इसका आंसर। तो चलिए, अगर कहा जाए लेंस, एक लेंस जो है प्रकाशीय केंद्र से, कहां से, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के निकल जाती है। देखिए यह क्या है, आपका उत्तल लेंस है। जब आप इसके मुख्य, अब यहां से मुख्य अक्ष है, तो जो मुख्य अक्ष का जो प्रकाशीय केंद्र होता है, यहां से जब आप प्रकाश को गुजारते हैं तो बिना विचलन के ही निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे होता है C और यहाँ पे F1 होता है, और यह क्या होता है, 2F1 होता है, और यहाँ पे होता है F2 यानी 1F2, और यह क्या होता है, 2F2 होता है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो पूछता है कि जब उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस कहने का मतलब है, उत्तल लेंस मतलब कि क्या, कन्वेक्स लेंस, या उत्तल लेंस को ही आप क्या कह सकते हैं, यह प्रकाश को एकत्रित करता है। तो जब एकत्रित करता है तो इसको कहते हैं अभिसारी, क्या, अभिसारी, या इसी को कन्वर्जिंग कहते हैं। और उत्तल पे क्या होता है, प्लस होता है, याद रखिएगा। तो जो उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस होता है, इसमें कहा कि किससे अगर
प्रकाशीय केंद्र से, एक उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होगी बिना विचलन के ही निकल जाएगी। यह होता है, यहाँ पे आपका प्रकाशीय केंद्र होता है। अगर यहाँ से आप किसी प्रकाश को गुजारते हैं तो इसका क्या होगा, विचलन नहीं होगा। जबकि आप यहाँ से ऐसे गुजारते हैं तो कुछ क्या होगा, अपवर्तनांक होता है। जबकि आप इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजारिएगा तो कोई विचलन नहीं होगा। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विद्युत लैंप का सूत्र में फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? विद्युत बल्ब के जो होता है उसमें फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? क्योंकि उसकी उच्च चालकता और गलनांक के कारण, मतलब उसकी चालकता भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। उच्च प्रतिरोधकता के कारण और गलनांक के कारण, उच्च प्रतिरोधकता और क्वथनांक के कारण, उच्च चालकता और क्वथनांक के कारण बताना है कि किसके कारण उन्हें हम फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, किसके लिए। एक बार जल्दी से सभी लोग इसका फटाफट से आंसर करेंगे कि किसके कारण होता है। और ध्यान से करिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। ध्यान हटेगी, दुर्घटना घटेगी, इसलिए ध्यान के साथ माय डियर फ्रेंड आप लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करिए। सभी लोग कर दिए। चलिए, अगर बात कहा जाए कि विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है और वह गलनांक भी उच्च होता है, क्योंकि वह जल्दी गलता भी नहीं है और वह प्रतिरोध भी ज़्यादा देता है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। आइए दिखाते हैं आपको बल्ब। यह है आपका बल्ब। बल्ब का जो यह टंगस्टन है, यह जो टंगस्टन है यह टंगस्टन का बना है। किसका बना है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? W होता है। टंगस्टन अथवा इसी को वाल्फ्रम आवर्त सारणी के पूछता है ना कि टंगस्टन अथवा वोल्फ्रम आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के 6वें आवर्त में इसको रखा गया जाता है टंगस्टन का। टंगस्टन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 74, जबकि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 18384 होता है। ठीक है, और इसकी जो प्रतिरोधकता है, कितनी प्रतिरोधकता और इसका गलनांक पूछता है कितना होता है? तो 3380 डिग्री जो होता है इसका क्या होता है? गलनांक होता है। तो पूछता है कि क्यों टंगस्टन का प्रयोग करते हैं? तो टंगस्टन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका प्रतिरोधकता उच्च है। जब प्रतिरोध उच्च होगा तो विरोध उच्च होगा, विरोध होगा तो क्या होगा? प्रकाश के रूप में चमकेगा। और गलनांक इसलिए उच्च है कि अगर ज़्यादा हीट भी हो जाए तो बहुत गर्म होने के बाद क्या हो, पिघले, इसलिए गलनांक भी इसका उच्च रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। PbO प्लस HCl में जब PbO को HCl के साथ करके PbCl बना दिया गया प्लस HO2 समीकरण के रूप में, ध्यान दें कि उपयुक्त समीकरण में संतुलन हेतु HCl के मोलास की कितनी आवश्यकता हो, कि आपको बताना है कि यह जो समीकरण दिया हुआ है इसको संतुलित करने के लिए HCl में कितनी मोलास्की की आवश्यकता होगी। फटाफट से इसका आंसर करिए। यह ग्रुप डी में पूछा गया 4 तारीख 12वां महीना 2018 में पूछा गया था, दूसरा शिफ्ट में पूछा था। तो जल्दी से इसका बताइए कि जब आप संतुलित कर दीजिएगा रासायनिक समीकरण तो क्या रखना होगा जिससे कि संतुलन हो सके। जल्दी से करिए। चलिए फटाफट से इसका आंसर करिए कि PbO प्लस HCl को PbCl2 प्लस H2O हो तो बताइए कि इसको समीकरण में संतुलन करने के लिए HCl के जगह पर क्या रखना होगा, कितना मोलास्का रखना होगा? 2, 1, 4, 3। अब बताइए कि कितना रखिएगा तो काम चल जाएगा। तो फटाफट से आंसर करिए। वहाँ पे 2, 2 है, PbCl2 H2O। तो चलिए देखिए, आपको पता है कि समीकरण संतुलित करने के लिए जितना इधर होना चाहिए उतना भी इधर होना चाहिए, मतलब कि जितना अभिक्रिया के तरफ होना चाहिए उतना इधर भी होना चाहिए। मतलब कि जितना इधर होगा उतना, देखिए Pb कितना है? एक O और O है 1, H है 1, Cl मतलब सब 1, 1 है। यहाँ Pb तो ठीक है लेकिन Cl क्या होगा? 2 हो गया।
यहाँ पे O भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपसे पूछा कि HCl में कितना से मोलास्क मतलब कितना से गुणा किया जाए, तो क्या हम यहाँ पर 2 रख दें तो क्या 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन चाहिए था, 2 हाइड्रोजन, तो हम HCl के जगह पर कितना रखेंगे, तो 2, क्योंकि संतुलन करने के लिए क्लोरीन हमको 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए, हाइड्रोजन भी 2 चाहिए तो इसमें गुणा कर दिए। तो आपसे पूछा था कि जब PbO प्लस 2HCl को रख देंगे तब प्राप्त हो जाएगा PbCl प्लस H2O। यह क्या है, आपके रासायनिक समीकरण गिन सकते हैं, एगो Pb, यहाँ पर भी Pb, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन 2 है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब आते अगले क्वेश्चन की ओर। धातु के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने में आसानी होती, आघातवर्धीनता के कारण, तन्यता के कारण, चलकता के कारण या प्रतिध्वनिकता के कारण। किसके कारण हम धातु को पत्थर बनाने में यानी बनाते हैं, सभी लोग बताएंगे कि किसके कारण धातु का पतला परत बनाते हैं, यानी कि किसके कारण, आघातवर्धता के कारण। बताइए जल्दी से, किसके कारण से, फटाफट से बताइए कि धातु के किस गुण के कारण हम बनाते हैं, आघातवर्धीनता के कारण से, तन्यता, चलकता, प्रतिध्वनिमत्ता। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो आप सबको पता है कि किसके कारण, आघातवर्धीनता के कारण। तन्यता के कारण, आघातवर्धीनता के कारण क्या होता है, पतला परत बनता है, पतला पत्थर बनता है। जबकि तन्यता के कारण किसी चीज को, तन्यता यानी कि इसको खींचकर लंबाई बनाया जाता है, यानी कि किसी चीज को लंबाई किया जाता है। चलकता किसी से विद्युत धारा को प्रवाहित करे तो आसानी से चले, चलकता होता है। प्रतिध्वनिकता कुछ नहीं होता। अगले आते हैं, बोर के एटम मॉडल पर अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। बताना है कि जो बोर के एटम परमाणु मॉडल है, इसकी अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को फोटोन अवशोषित कर लेंगे। यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यह भीतरी कक्षा में जाता है और यह एक अगले बाहरी कक्षा में होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से करिए आंसर। चलिए इसका आंसर सुनिए क्या होगा, आप लोग खुद इसका आंसर देंगे। बोर मॉडल जो था, बोर मॉडल आपको दिखाते हैं, सुनिए। बोर मॉडल क्या था, ऐसे करके था, कक्षा दे दिए थे, ठीक है। जैसे कि आता है ना KLMNO आता है ऐसे करके, क्या है, यह कक्षा है। कहा कि जब यह केंद्र है, आपको जब इधर से अगर K कक्षा से L कक्षा में जाते हैं, जब आपको कक्षा K से L में जाना होता है तो आपको क्या करना होता है कि ऊर्जा को ग्रहण करना होता है, क्योंकि K कक्षा से अधिक L कक्षा की ऊर्जा होती है। तो जब हमको K कक्षा से L कक्षा में जाने होगा तो हम ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, यानी कि इससे ऊर्जा को लेंगे। उसी प्रकार L कक्षा से हमें M कक्षा में जाना होगा, तब पर भी क्या करेंगे, ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, तभी अगले कक्षा में जाएंगे। यानी कि हमें अगले कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है। जबकि हमें कक्षा में प्रवेश, यानी कि बाहर से अगर कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, कक्षा से बाहर जा रहे हैं, तो ऊर्जा को ग्रहण कर करके, यानी कि पहला कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने के लिए हमें ऊर्जा को ग्रहण करना होगा, दूसरे कक्षा से तीसरे कक्षा में जाने के लिए हमें ऊर्जा को ग्रहण करना होगा। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे, तो अगर M कक्षा से हमें L कक्षा में आना होगा तो अपने ऊर्जा को यहीं पे समाप्त करना होगा। यहाँ इधर जाने पर ग्रहण करते हैं, जबकि आपको अंदर आना होगा तो अपने ऊर्जा को क्या करिएगा, त्याग करिएगा। तो किसी के घर से अगर माने कि जो बोर परमाणु मॉडल है कि अगर आप नाभिक से अगर बाहर की ओर कक्षा में जा रहे हैं तो आपको ऊर्जा ग्रहण करना होगा, जबकि आप बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो आपको ऊर्जा को त्याग करना होगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन यही था। अब समझिए क्या बोला है कि बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा
जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा फोटोन को अवशोषित करता है, बताइए कि फोटोन को जो ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है ले रहा है और ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब ऊर्जा को लीजिएगा तो कहाँ जाइएगा, बाहर की ओर जाइएगा, अंदर से बाहर की ओर जाइएगा कि बाहर से अंदर की ओर आइएगा। तो आपको पता है कि ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, तो जब हम कहाँ होते हैं, केंद्र से, नाभिक से, यानी कि जो केंद्र के पास के जो नाभिक के कक्षा से अगले कक्षा में जाने के लिए हमें ऊर्जा को ग्रहण करना होता है, जबकि बाहरी कक्षा से हमें अंदर में आने के लिए त्याग करना होता है। और यह ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, अवशोषित करेगा मतलब कि यह क्या आ रहा है, बाहरी कक्षा में जाने का प्रवेश कर रहा है। तो एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से, ये तो बातें नहीं था। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यह भीतरी कक्षा में जाता है, या यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। भीतरी कक्षा में जाता, जब यह भीतर आता तो यह ऊर्जा को उत्सर्जित करता, क्या करता, ऊर्जा को उत्सर्जित करता तब होता। और यह अगले बाहरी कक्षा में जाना चाहता है तभी ऊर्जा को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि यह फोटोन को अवशोषित करता है, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा फोटोन को अवशोषित करता है, यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करता है। और ग्रहण करते हैं कब, बाहर जाने के लिए, जबकि हमें बाहर से अंदर आने के लिए ऊर्जा को उत्सर्जित करना होता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के, परमाणु भार के, इलेक्ट्रॉन के बंधुता के, समतुल्य के। बताइए, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। भाई मेरे, क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा, हमको लगता है कि जब तक लोगों को समझ में नहीं आता है तब तक हम समझाते रहते हैं, और बाकी लोग, हम जानते हैं कि सभी को और लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनको कि नहीं समझ में आता है, इसलिए समझाया जाता है। तो जो हमारे तेज विद्यार्थी हैं, जो हमारे तेज छात्र हैं, जो हमारे तेज दोस्त हैं, उनसे निवेदन है कि अपने साथ साथ इन दोस्तों को भी साथ में लेकर चला जाए। अब ऐसा नहीं करिएगा कि जल्दी जल्दी कराइए, भाई उसको भी समझ लेने दो, काहे कि वो भी एग्जाम देने वाला है, क्योंकि तुम्हारा तो होगा ही होगा, उसका भी हो जाना चाहिए। चलिए, एक तत्व में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसको बताता है, तो परमाणु क्रमांक को बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है, और जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बराबर होती है, जब प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक बताता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक बताएगा, यह कोई दिक्कत नहीं है। जबकि परमाणु भार जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए। ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है किसमें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में। आप लोगों को बताना है कि किसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे डैश था कि किस में, मतलब यहाँ डैश डैश है कि किस में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण अपचयन, अपचयन को हम अवकरण कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अपचयन या किस में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में या संयोजन अभिक्रिया में। इस बातों को आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो आपको पता है, आप सबों को पता है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या क्या होता है। ऑक्सीकरण और अवकरण को देखिए आपको ख्याल रखना होता है। कैसे ख्याल रखिएगा, देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ही इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन या इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन
या इसी को हम उपचयन या ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपचयन, या इसको हम अवकारक भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपचयन, अवकारक, तीनों के तीनों क्या एक ही चीज होता है। और इसके लिए आपको बताए थे RAIL, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपको रिमूव ऑफ हाइड्रोजन दिखाई दे, यानी कि हाइड्रोजन का त्याग करता हुआ दिखाई दे, तो कहेंगे कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपचयन या अवकारक है। या ऑक्सीजन को अपने में जोड़ता हुआ दिखाई दे, तब पर भी यही क्रिया को कहेंगे कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन या अवकारक है। या उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग हो रहा है और वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तब पर भी जो उसका लॉस हो रहा है यह होगा। तो आप सबों के लिए इस चैनल पे ऑक्सीकरण और अवकरण सा एक वीडियो है। आप जिन लोगों को ऑक्सीकरण और अवकरण समझने में दिक्कत होती है, तो साइंस का प्लेलिस्ट में आपका ऑक्सीडेशन निकालना और ऑक्सीकरण अवकरण से वीडियो 2 बनाया गया है, उसको जाकर आप जरूर देख लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और कुछ, क्योंकि आपको यह बताया गया है इस बातों को, तो आप वहाँ पर जाकर एक बार जरूर देखिए उस वीडियो को। देखिए, एक यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या है, सुनिए। अपघटन अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है, अपघटन अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, दोनों के दोनों क्या होता, एक ही चीज होता। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया दोनों क्या होता है, एक ही चीज होता है। जैसे कि H2 अपघटित होना, मतलब कि H2O को तोड़ देना किसमें, H2+O में, जबकि O को अब प्लस H2 को जोड़ना, बनाकर H2O लाना, यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि एक यौगिक को 2 तत्वों में तोड़ देना, या एक यौगिक को 2 तत्वों में, या एक यौगिक को तत्व और यौगिक में तोड़ना, यानी कि एक यौगिक है उसको तोड़िएगा तो अपघटन या वियोजन, जबकि 2 तत्वों को या एक तत्व, एक यौगिक या 2 यौगिकों को जोड़कर एक बनाने की क्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया ऐसा अभिकारक जिसका होकर दोनों टूट जाएगा। तो कभी आएगा तो बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, तो इस जो बताया ना, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, अवकरण, ये सारे के सारे जो है ना, इस वीडियो को हमने बना के रखा है प्लेलिस्ट में। ऑक्सीडेशन करके देखिएगा, जाइए वहाँ पे एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। आपको बताना है 3 विलयन है, एक है X, Y और Z, जिसका pH मान क्रमशः 2 है, 11 है और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अवरोही क्रम में सजाना है। जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता को आरोही क्रम में सजाना है। बताइए, व्यवस्थित करिए Z, Y, X, बताइए कि कौन किसमें सांद्रता अधिक, अवरोही क्रम में सजाइए X, Y, Z को। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बताइए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को सजाना है, जल्दी से करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आप सबों को पता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो X, क्योंकि X का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लेते हैं। Y का मान कितना दिया हुआ है 11 लिख लेते हैं। और Z का मान जो है आपको कितना दिया हुआ है 7 लिख लेते हैं। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, और ये क्या है, अवरोही क्रम में बताना है। एक होता है अवरोही और एक होता है आरोही। अवरोही में जो होता है, सबसे बड़े जिसका सबसे अधिक होगा उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद कम होते चला जाता है। अवरोही में सबसे छोटा वाले को लिखते हैं, आरोही में सबसे पहले छोटा वाले को, जबकि अवरोही में सबसे पहले बड़ा वाले को लिखा जाता है। और आपसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा था, मतलब कि अम्लीयता पूछ रहा था कि किसकी अम्लीयता सबसे अधिक है। तो आपको पता होता है कि जो 7 होता है वे होता है उदासीन। 7 से 8, 9, 10, 11 जाने पर क्षारीयता बढ़ता है, जबकि 7 से इधर जाने पर 6, 5, 4, 3, 2 अम्लीयता बढ़ती है।
मतलब कि जिसका जितना ही मान कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, वह उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। तो देखिए यह x का pH मान 2 है, इसका मतलब कि यह क्या है, सबसे अधिक अम्लीय है। 7 क्या हो गया, उदासीन हो गया, और यह क्या हुआ, क्षार हो गया। और आपसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछा था, तो क्या हमको सजाना होगा, तो अवरोही है, यानी कि सबसे बड़ा अम्लीय किसका होगा, तो सबसे बड़ा अम्लीय x का, तो कहेंगे कि x का। उसके बाद कौन, z का, तो कहेंगे कि z का। और उसके बाद y का, क्योंकि y क्या हो गया है, क्षारीय हो गया है। z उदासीन है, जबकि यह क्या अम्लीय है। और आपसे बड़ा से छोटा की ओर चलना था, यानी कि अम्लीयता से क्षारीयता के क्रम में जाना था, अवरोही के क्रम में सजाना था, तो कहेंगे कि x z y इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अवरोही है, तो जिसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी उसको पहले रखेंगे, तो 2 वाले का पहले, उसके बाद 7 को, उसके बाद 11 को। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा था, मतलब किसकी संख्या में, किसमें अम्लीयता की मात्रा अधिक होगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एकमात्र अधातु जिसे क्षारीय अधातु के साथ रखा गया है, मतलब कौन सा एक अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है, रुबेडियम को, हाइड्रोजन को, सीजियम को या फ्रांसियम को। आपको बताना है कि कौन सा एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो आप सबों को पता है कि एकमात्र अधातु जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ही आपको क्षारीय धातु में रखा गया है। क्या होता है, क्षारीय धातु, जिसे अल्कली मेटल कहा जाता है। कौन होता है, तहेलिना के रब से जो फरियाद है, ये सारे के सारे क्या है, क्षारीय धातु हैं। और यह क्षारीय धातु में हाइड्रोजन को मात्र, क्योंकि सारे के सारे धातु हैं और हाइड्रोजन यह क्या मात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु की श्रेणी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। आपको बताना है कि किस वर्ग में शामिल तत्व जो होते हैं वे रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। क्या क्षारीय धातु समूह में, क्षारीय धातु समूह जिसे वर्ग ए कहा जाता है, जिसे अल्कली मेटल कहते हैं, हाइलोजन जिसे 17 में रखा गया है, शून्य समूह जिसे अक्रिय कहा जाता है, और भूक्षारीय धातु, मतलब कि यह क्षारीय धातु था जबकि यह भूक्षारीय धातु है, मतलब अल्कली अर्थ मेटल है, मतलब कि वर्ग 2 है, यह वर्ग 18 है और यह वर्ग क्या है, 17 है। तो बताना था कि किस में होता है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से फटाफट इसका आंसर करिए। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे भाई मेरे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना मत बंद कीजिए, और प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन का ज़रूर आप देखा कीजिए, ताकि शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। खाना खा के बैठ जाइए 9 बजे, 9 से आपको 10:30 11 बजे तक क्या होगा, सेशन खत्म होगा। क्योंकि 9 बजे के बाद आपको पढ़ने का ऐसे भी मन नहीं करता है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशंस को देखते चले, ताकि रोज प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपका काम भी बनता रहेगा। तो चलिए, कौन से समूह में शामिल तत्वों को रंगीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस होता है। तो आपको पता है कि जो शून्य समूह का तत्व होता है, जिसे अक्रिय समूह कहते हैं, इनको हम शून्य समूह में शामिल तत्वों को रंगहीन या स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है। ये कैसे कैसे हैं, इसमें रंग भी नहीं होता है, स्वाद भी नहीं होता और गंध भी नहीं होता है, वे होते हैं शून्य समूह के तत्व। कौन होता है शून्य समूह में, जिसे अक्रिय गैस कहा जाता है। तो क्या होता है, आपका होता है नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके शून्य वर्ग के तत्व हैं। अब आइए देखते हैं, यह है आपका वर्ग, यह जो है आपका क्या है, यह है आपका वर्ग जिसको कि आप देख रहे हैं। देखिए, यह पहला वर्ग होता है। जो पहला वर्ग होता है इसको हम कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, अल्कली मेटल, जिसे कि हेलिना के रब से फरियाद, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, यह वर्ग एक के तत्व है। और वर्ग एक के तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं। याद रखने के लिए हेलिना के रब से फरियाद होता है और इसे वर्ग ए में रखा गया है। जबकि इसको हम कहते हैं वर्ग 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं।
क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और इसे वर्ग 2 के और 2A में रखा गया, याद रखिएगा। इसके लिए याद रखते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप क्या हो गए, राजी हो गए। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम जो होता है ये सारे के सारे वर्ग 2 के तत्व होते हैं। तो आप याद रखिए, देखिए अभी बना है कि बताए कि कौन से अधातु को क्षारीय धातु में रखा गया, हाइड्रोजन। अब क्षारीय धातु ये हो गया, इस बातों को याद रखेंगे। हाई जो शून्य 18 वर्ग है या शून्य है, इसको अक्रिय गैस या नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन होता है। और जो वर्ग शून्य के जो तत्व हैं यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं, इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। यह क्या है, हाइलोजन वर्ग है। तो इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद रखते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। यह होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन, माने फिर, कल, बाहर, आई, आंटी 17 वर्ग के। यह किसको, हाइलोजन वर्ग के तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारा आता है। यह होता है निक्लोजेंस कहते हैं, इसको कहते हैं चल्कोजेंस। 15 के निक्लोजेंस, 16 को क्या कहते हैं, चल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे आप देखिए, यह जो आता है वर्ग जो 11 में है, इसको हम सिक्का धातु के नाम से भी जानते हैं, क्वाइन मेटल्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है, कभी आएगा तो बता देंगे। चलिए, हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य के पिछले सदस्य के समूह के द्वारा अलग होता है, मेथिल के द्वारा, मिथाइल के द्वारा, एथिल के द्वारा, या एक ऑप्शन सी ले लीजिए, एक ऑप्शन सी ले लीजिए, नहीं होगा, यानी कि एक ऑप्शन सी में होगा नॉट। तो बताइए कि क्या होगा, इसमें से कोई नहीं, यानी मेथिल होता है, मिथाइल होता है, एथिल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, 16 नंबर का आंसर करिए। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यह मेथिलीन है, न है, क्या है, मेथिलीन है, मिथाइल है, एथिल है, और एक होता है नोट न करके एथिलीन कर लीजिएगा, एथिलीन है, ठीक है। मेथिल, मिथाइल, एथिल और एथिलीन, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन हैं। आपसे पूछा था कि परिवार में प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के समूह में के द्वारा अलग होते हैं, तो वह मेथिलीन होता है, याद रखिएगा। कौन समूह से, तो वह मेथिलीन होता है। हाइड्रोकार्बन के परिवार में प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन, यानी कि मेथिलीन कहने का सूत्र होता है CH2, जिसे मेथिलीन समूह के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, तो इसको मेथिलीन कहते हैं, तो CH2 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पौधे के कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान में सहायता करता है, ताना, कलियां, जड़ या पत्तियां, बताइए। पौधे का कौन सा हिस्सा है जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, तो सबको पता है कि पौधे का कौन सा हिस्सा जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, तो वे क्या होता है, पत्तियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फाइटोक्रोम एक प्रशांत रूप है, P760 का, P630 का, P660 के या 730 का। बताना है कि फाइटोक्रोम, जल्दी से इसका आंसर करिए कि फाइटोक्रोम, एक बार बताए थे फाइटोक्रोम, बताइए जल्दी से, एक बार फाइटोक्रोम बताए थे कि कितने को फाइटोक्रोम कहते हैं, बताइए। चलिए, तो फाइटोक्रोम 660 जो है, फाइटोक्रोम 660 को प्रशांत रूप है, तो कहेगा फाइटोक्रोम 660 क्या होता है, एक प्रशांत रूप होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फाइटोक्रोम क्या होता है, तो सुनिए। फाइटोक्रोम जो होता है पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकाशग्राही, पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक होता है, और यह क्या करता है कि प्रकाश के जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, प्रकाश में जो दृश्य स्पेक्ट्रम के जो लाल और अवरक्त प्रकाश की प्रति जो संवेदनशीलता है उसको देखता है। कोई पुष्पीय पौधे का इसका उपयोग, मतलब कई पुष्पीय पौधे जो होते हैं इसका उपयोग प्रकाशीय अवधि के आधार पर पुष्पन के लिए करते हैं। तो नियंत्रक के रूप में तो कौन कहेगा, तब P660 फाइटोक्रोम एक अंतर परिवर्तनीय रूप है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है कि फाइटोक्रोम क्या था, फाइटोक्रोम एक प्रकाश संवेदी ग्राही है,
यह क्या करता है, प्रकाशग्राही होता है। जो प्रकाश को, जो सूर्य से जो दृश्य प्रकाश होता है उसके जो लाल रंग और जो अवरक्त किरण होते हैं उनको लेता है। और जो P660 है एक फाइटोक्रोम है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? वर्जीनिया एपर, क्रिस्टाना बार्नर्ड, जॉन हेप्स, अर्ल डिक्सन। बताइए कि कौन है, जल्दी से बताएंगे। पेसमेकर जो लगता है इसके कौन है? फटाफट से सभी लोग आंसर करिए पेसमेकर का। चलिए, पेसमेकर के सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो सर्वप्रथम पेसमेकर के आविष्कारकर्ता जॉन हेप्स हैं। कौन है? जॉन हेप्स हैं। पेसमेकर का आविष्कारकर्ता कौन है? तो जॉन हेप्स हैं। आइए यह देखिए क्या होता है। यह होता है आपका पेसमेकर। क्या होता है? यह पेसमेकर होता है जो आपके हृदय के धड़कन को बनाए रखने के लिए मदद किया जाता है। सुनिए, जो जॉन अलेक्जेंडर हेप्स ने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था, यह क्या करता है कि दिल के धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर को एक चिकित्सक उपकरण है जो दिल के मांसपेशियों में पेसमेकर को एक चिकित्सक उपकरण, मतलब कि मांसपेशियों में संपर्क में रखने से जो होता है इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदान विद्युत आवेश से इसका उपयोग होता है और दिल के चालन के लिए अवरोध आ जाने से पेसमेकर बनता है। तो आपसे पूछा था कि पेसमेकर क्या है, तो पेसमेकर आपके हृदय के धड़कन के चालन के लिए लगाया जाता है। तो पूछता है कि हृदय के धड़कन के चालन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेसमेकर का। यह क्या है? आपके पेसमेकर हैं। और पेसमेकर के आविष्कारक कौन हैं? तो जॉन हेप्स हैं। जॉन हेप्स। आइए देखिए कैसे लगता है। यह है आपका हार्ट, जो हृदय है। हृदय में क्या होता है कि जो यह पेसमेकर है, यह हृदय में आपके गति को नियंत्रित करने, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? पेसमेकर लगाया जाता है। तो पेसमेकर किसके लिए? तो जो हृदय की गति को बनाए रखने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। तो यह लगता है पेसमेकर। यह है आपका क्या? आलिंद और नीलय, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। तो जो आपको पूछता है कि पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय के धड़कन से संबंधित होता है और इसके जॉन हेप्स हैं। किस वर्ग के प्राणी या जानवरों के त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? उभयचर के, पक्षी वर्ग के, स्तनधारी के या सरीसृप के? बताना है कि किस वर्ग के जानवर की जो त्वचा होती है ग्रंथि विहीन होती है, उभयचर के, पक्षी वर्ग के, स्तनधारी की या सरीसृप के? तो जल्दी से इसका बताइए कि क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। किसका त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो जो सरीसृप होते हैं, जो रेप्टिलिया होते हैं, उनका शरीर जो होता है उनकी त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। देखिए यह है सरीसृप। अब सुनिए, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की अगर बात कहा जाए तो हम जंतु को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है, जंतु को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जिनमें कि मेरुदंड पाया जाता है और एक होते हैं जिनमें कि मेरुदंड नहीं पाया जाता है, यानी कि वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा, जिसमें कशेरुकी पाए जाते हैं और इनमें कशेरुकी पाए जाते हैं और इनमें नहीं पाए जाते हैं। जिनमें कशेरुकी पाया जाता है उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि गर्म रक्त प्रणाली, जो गर्म रक्त जंतु हैं, और क्या होता है एक शीत रक्त प्राणी है। तो गर्म रक्त प्राणी और शीत रक्त प्राणी, जबकि जो इनवर्टिब्रेटा होते हैं जिनमें कि अकशेरुकी नहीं पाया जाता है उनको भी बांट दिया जाता है। ठीक है, इसको कैसे बांट दिया जाता है? जिसमें कि जो उसका लेग होता है ज्वाइंट होता है और विथआउट लेग्स होते हैं जिसमें कि लेग नहीं पाए जाते। फिर से सुनिए, जंतु वर्ग को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले जिनमें कि मेरुदंड पाए जाते हैं और जिनमें कि मेरुदंड नहीं पाए जाते, मतलब कि वर्टिब्रेटा और एक होता एक होता वर्टिब्रेटा और एक होता इनवर्टिब्रेटा। तो जिसमें कशेरुकी पाए जाते हैं, जिसमें मेरुदंड पाया जाता है, उसको दो भागों में फिर बांट देते हैं। एक होते हैं शीतरक्तीय प्राणी और एक होते हैं गर्म रक्तीय प्राणी। शीतरक्तीय में आपको याद रखना है कि जिसमें 2 हृदय हो, 3 हृदय हो, ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या होंगे? कार्योडेटा संघ के होंगे और शीतरक्तीय प्राणी होंगे।
जैसे कि ममेलिया वर्ग, जो आपको शायद छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो बता देते हैं कि जो ममेलिया वर्ग होता है, जो स्तनधारी वर्ग होता है, वे गर्म ब्लडेड होता है, और पक्षी वर्ग, याद रखना, आपसे पूछता है निम्न में से कि कौन सा एक गर्म रक्त प्राणी है, तो दो ही है, क्योंकि आपको पता है कि ममेलिया जो स्तनधारी होता है इसमें भी 4 कोष्ठक हृदय होते हैं और पक्षी वर्ग में भी 4 कोष्ठक हृदय होते हैं। तो जो ममेलिया और पक्षी वर्ग होते हैं ये आपके गर्म रक्त प्राणी यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। और जैसे कि यह आपके जानवर हो गए, जैसे कि स्टिच हो गए, बाघ हो गए, पिकॉक हो गए, तो मतलब कि जितनी भी स्तनधारी होते हैं यह क्या होते हैं, गर्म रक्त प्राणी होते हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। शीत रक्त प्राणी में कौन होते हैं, तो पक्षियां होती, जितनी भी पक्षियां होती उसको देख लीजिएगा। सॉरी, मतलब कि बर्ड जो होती है ये भी क्या होती है, बर्ड हुआ, ममेलिया हुआ, ये सारे के सारे क्या है, गर्म रक्त प्राणी है। शीत रक्त प्राणी में जैसे कि मत्स्य वर्ग आता है, ठीक ना, जैसे मत्स्य वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग और एम्फीबियन वर्ग। कार्डेटा संघ के अंतर्गत जिनमें मेरुदंड पाया जाता है उसको 5 वर्ग होता है। एक होता है स्तनधारी, पक्षी वर्ग, फिशेज वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग और एम्फीबिया वर्ग। मैमेलिया वर्ग को हम स्तनधारी वर्ग, बर्ड वर्ग को हम पक्षी वर्ग, फिश वर्ग को हम मत्स्य वर्ग, रेप्टिलिया को सरीसृप कहते हैं। तो और जो यह रेप्टिलिया है, और यही जो रेप्टिलिया है जो दिखाई दे रहे हैं रेप्टिलिया, जैसे कि सांप हो गए, कछुआ हो गए, कछुआ में तो सॉरी जो मगरमच्छ होता है इसमें 4 हृदय होता है, लेकिन इसको रेप्टिलिया में रखा गया है। रेप्टिलिया में होते हुए भी इसमें 4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपके यह रेप्टिलिया वर्ग के दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो त्वचा होती है शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, ध्यान में रखिएगा। और यह होता है एम्फीबियन। जबकि इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि पैर लगे रहते हैं, जैसे कि एंट, चींटी उटी, और इसमें जो है पैर नहीं लगे रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ये है आपके रेप्टिलिया, क्या है, रेप्टिलिया है। और आपसे पूछा था कि जो रेप्टिलिया होता है, जो सरीसृप होता है, जो इनकी त्वचा होते हैं शुष्क होते हैं, और इनके त्वचा शुष्क होंगे, सूखे होते हैं, और यह ग्रंथि विहीन होता है। जबकि यह क्या होती है, पक्षी होती है। तो रेप्टिलिया में कैसे, तो यह गर्म रक्त प्राणी है, जबकि शीत रक्त प्राणी है, यह गर्म रक्त प्राणी है, पक्षी वर्ग। अब भाई देख सकते हैं क्या है, आपका स्तनधारी वर्ग है, जबकि यह क्या है, एम्फीबियन वर्ग है। तो जैसे कि यह सब सारे के सारे क्या हैं, उभयचर होते हैं, जबकि यह सारे के सारे स्तनधारी हैं। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनी है, अधिचर्मी कोशिका से, स्थानीय उत्तक से, मृदु उत्तक से, संयोजी उत्तक से। बताइए कि किस प्रकार की कोशिका से कोशिका त्वचा बना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि किस प्रकार के त्वचा से कोशिका त्वचा बना है। तो चलिए देखिए, किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा कि यह जो त्वचा आपकी बनी होती है वे अधिचर्मी कोशिका की। तो किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो अधिचर्मी कोशिका से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। शुक्राणु अस्थियां रूप, मतलब कि शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं किसमें, अधिवृषण में, वास एफ्रेंस में, शुक्रवाहिका में या मूत्राशय में। बताना है कि जो शुक्राणु होते हैं अस्थायी रूप से किसमें होते हैं। जल्दी से बताइए कि जो शुक्राणु होते हैं अस्थायी रूप से किसमें होते हैं, अधिवृषण में, वास एफ्रेंस में, शुक्रवाहिका में या मूत्राशय में। तो सबको पता है कि शुक्राणु जो होता है बनता है, शुक्राणु कहाँ, तो बनता है आपके वृषण में, ठीक ना, बनता है वृषण में। वृषण के जो सेमनीफेरस ट्यूब होता है, जो सेमनीफेरम के ट्यूब में बनता है, और बनने के बाद यह अधिवृषण में यानी कि इपीडिडीमिस में आ जाता है। किस में आ जाता है, इपीडिडीमिस में आता है। इपीडिडीमिस में अधिवृषण में आने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक रहता है, रह के परिपक्व होता है और जनन योग बनता है। उसके बाद यह शुक्रवाहिका के माध्यम से आगे बढ़ जाता है। शुक्रवाहिका के माध्यम से जब आगे बढ़ता है तो इसमें शुक्राशय द्रव और इत्यादि बनते हैं। और यह देखिए क्या है, आपका यह जो है वृषण है। वृषण में जो यह दिखाई दे रहा है, यह जो पतला पतला दिखाई दे रहा है, यह सेमनीफेरम ट्यूब होता है। और यह सेमनीफेरम ट्यूब क्या करता है, आपका वृषण जो होता है, वृषण के जो सेमनीफेरम ट्यूब्स होता है, ये आपके शुक्राणु को बनाता है। बनने के बाद शुक्राणु जो होता है यह अधिवृषण में आके क्या रहता है, आपके अस्थायी रूप से रहता है। यह अधिवृषण अस्थायी रूप से कहाँ रहता है, आपके अधिवृषण में रहता है शुक्राणु। जब अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि यह आगे या शुक्रवाहिका के माध्यम से क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। और इसके बाद इसमें शुक्राशय द्रव, प्रोस्टेग्लैंड, पृष्ठ द्रव इत्यादि इसमें मिलकर क्या होता है, फिर सीमेन के रूप में आ जाते हैं। तो आपसे पूछा था कि जो शुक्राणु बनते हैं
कहाँ बनते हैं? तो वृषण में बनते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से कहाँ रहते हैं? तो अधिवृषण में। अधिवृषण को एपिडिडमिस भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? जाइलम, कोलेनेकाइमा, पेरेनेकाइमा और दूसरा है एरेनोकाइमा। आपको बताना है कि कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है। तो फटाफट से इसका आंसर करिए कि कौन सा है जो मृत कोशिका से बना है। बताइए कि कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिका से बना है, मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है। तो आपको पता है कि जो कोशिका ऊतक जो होता है मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है वे होता है जाइलम। देखिए पादप ऊतक की अगर बात कहा जाए तो पादप ऊतक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जबकि अस्थायी ऊतक को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। विभाज्य ऊतक को हम तीन भागों में बांटते हैं, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, एपिकल, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतरवर्षीय। मतलब कि एपिकल, ठीक ना, एपिकल जो होता है एपिकल इंटरकैलेरी और एक होता है एपिकल लेटरल। पार्श्व को कहते हैं लेटरल और अंतरवर्षीय को इंटरकैलेरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिसमें विभाजन की गुण होता है, जो विभाजित अपने आप में कर सकता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतरवर्षीय विभाज्य ऊतक। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। जबकि अस्थायी ऊतक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा और एस्केलेनेकाइमा। सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के, पेरेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा, एस्केलेनेकाइमा। और पेरेनेकाइमा दो प्रकार के होते हैं, कोलेनेकाइमा, देखिए ये तो कोलेनेकाइमा और ये होता है कोलेनेकाइमा। तो पेरेनेकाइमा के भाग है कोलेनेकाइमा, जबकि कोलेनेकाइमा जो होता है अस्थायी ऊतक का भाग है। तो याद रखिएगा पेरेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा और एस्केलेनेकाइमा यह अस्थायी ऊतक के भाग है और पेरेनेकाइमा के भाग कोलेनेकाइमा और एरेनेकाइमा है। जबकि जटिल जो अस्थायी ऊतक होता है उसमें एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम के कुछ अंग हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, जाइलम ट्रैंकिट, जिसे वाहिकाएं जाइलम पेरेनेकाइमा और जाइलम फाइबर। ये आपसे पूछता है और ये भी पूछा है कि बताइए कि ट्रैंकिट्स किस में पाए जाते हैं, तो जाइलम में पाए जाते हैं। वाहिनिकाएं जिसे किस में पाई जाती है, तो इसमें वाहिकाएं भी। और जबकि फ्लोएम में चालिनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनेकाइमा और फ्लोएम फाइबर भी पाए जाते हैं। यह जो है आपका किसको बता रहा है, तो यह शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक को बता रहा है। जो विभाज्य ऊतक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यह देखिए शीर्ष विभाज्य ऊतक है, शीर्ष पर विभाजित होगा और यह पौधे के लंबाई में वृद्धि को बताता है, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक, यह देखिए अब क्या होगा ना कि यह ऐसे ऐसे विभाजित होगा। तो जब ऐसे ऐसे विभाजित होगा तो यह क्या करेगा आपका, जब ऐसे ऐसे विभाजित होगा तो यह क्या करेगा, पौधे को मोटवाने का कार्य करता है। तो जो पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है वे क्या करता है, आपके पौधे के मोटाई में वृद्धि करता है। जबकि अंतरवर्षीय क्या होता है कि ऐसे बनता है और ऐसे बनता है और बीच से, क्योंकि जब ऊपर भी बनना स्टार्ट हो गया, ऐसे भी बनना स्टार्ट हो गया, तो बगल से क्या होता है, कनखी फूटता है, जिसको कि अपताना कहते हैं। तो आपसे पूछता है कि विभाज्य ऊतक में कौन सा ऊतक है जो पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है, तो शीर्ष विभाज्य ऊतक। फिर पूछ सकता है कि पौधे में कौन सा विभाज्य ऊतक है जो पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक। जबकि टहनियों को तोड़ने में यानी टहनी निकालने में अंतरवर्षीय होता है, एपिकल, लेटरल और यह होता है इंटरकैलेरी। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये हुआ आपके विभाज्य ऊतक का। अब आते हैं अस्थायी ऊतक का, देखते हैं। अस्थायी ऊतक का होता है आपके पेरेनेकाइमा, कोलेनेकाइमा और ये होता है एस्केलेनेकाइमा। याद रखिएगा, तो यह पेरेनेकाइमा जो होता है और यह होता है कोलेनेकाइमा और एस्केलेनेकाइमा। जबकि पेरेनेकाइमा में ही एरेनोकाइमा और कोलेनेकाइमा भी होता है, याद रखिएगा, जिसमें हवा पाया जाता है। कभी बता देंगे क्या होता है और यह टाइप आप सीख लीजिए। तो जो सबसे जो कठोर भाग होता है वे होता है एस्केलेनेकाइमा। यह लचीला भाग होता है, भोजन को संग्रहण करता है और अन्य क्रियाओं को भोजन को संग्रहण करना, इनमें कम रिक्तियां होती हैं, सब चीज़। जबकि जो कोलेनेकाइमा होती है यह आपके यांत्रिक अवलोकन में मदद करता है। जबकि यह जो होता है एस्केलेनेकाइमा
पौधे को आघात से बचाता है, क्योंकि यह बाहरी आवरण पे क्या करता है, कठोर बनाता है। तो जो बाहरी आवरण पेड़ का जो कठोर दिखाई देता है, ये कौन सा होता है, स्क्लेरोकाइमा होती है। जबकि पेर्नेकाइमा भोजन बनाने में, उसको संचित करने में, उसको ऊर्जा देने में काम करता है पेर्नेकाइमा, जबकि कोलेनेकाइमा उसकी यांत्रिक अवलंबन कराने में मदद करता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। ये कौन सा है आपका, अस्थाई में सरल स्थाई है, जबकि यह अगला होगा जटिल, जिसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जैसे कि जाइलम पेर्नेकाइमा। यह क्या है, यह है जाइलम और यह है फ्लोएम, जो कि पार्ट बताए थे ना, जाइलम पेर्नेकाइमा वेसिल्स, हमेशा पूछता है कि वेसिल्स किसका पार्ट है, जाइलम का। ट्रैंकिड्स, जाइलम का, जाइलम फाइबर किसका होता है, तो हाई तो कभी जाइलम पेर्नेकाइमा और ये नहीं पूछता है, क्योंकि इसमें जाइलम लगा होता है। तो हमेशा पूछता है कि बेसिल किसका पार्ट है, वेसिल्स और ट्रैंकिड्स, तो कहेंगे कि जाइलम का। जबकि यह आपसे पूछता है कैंपियन सेल, और एक पूछता है सीब ट्यूब्स। सीब ट्यूब देख रहे हैं, यह सीब ट्यूब दिखाई दे रहा है, यह सीब ट्यूब है, और यह क्या होते हैं, कंपनी सेल्स। तो आपसे हमेशा पूछता है फ्लोएम से सीब ट्यूब और इससे ट्रैंकिड्स और वेसिल्स पूछता है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पादप ऊतक के प्रकार थे। मानव में नर युग्मक में कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है, मानव के नर युग्मक में कौन सा है जो गुणसूत्र वाहक होता है, केवल वाई, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, ठीक है। और यहाँ पे है या तो एक्स या तो वाई, यहाँ पे या तो एक्स या तो वाई होगा, और केवल एक्स गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र। एक बार इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। अब क्वेश्चन करेक्ट हो गया। देखिए ऑप्शंस में क्या है, केवल आपके ऑप्शन में क्या है, देख लीजिए ऑप्शन, फिर से देख लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एरर हो गया था। देखिए केवल वाई गुणसूत्र या एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, केवल एक्स गुणसूत्र, एक्स या वाई, आपको बताना है कि क्या होगा। आप बताइए कि कौन से इसमें होंगे, तो बताइए केवल वाई गुणसूत्र है, केवल एक्स गुणसूत्र है, बी में है वाई गुणसूत्र, और सी में है एक्स और वाई दोनों, और ए में है या तो एक्स या तो वाई, या इसमें बताइए क्या होगा। तो मानव के नर युग्मक में कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है, इसको बताना था। तो आप सबों को पता होता है कि मानव में जो गुणसूत्र वाहक होगा, या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा। एक्स जाएगा गुणसूत्र में तो लड़का हो, क्या होगी, लड़की होगी, और जब वाई जाएगा तो लड़का होगा। तो इसमें पूछना था या तो एक्स होगा गुणसूत्र वाहक, या तो एक्स या तो वाई होता है, इस बातों को। यह देखिए क्या होता है, नर होता है, और ये क्या है, आपके मादा है, एक्स वाई होते हैं, और यह क्या एक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप तो कि तो एक्स लेके जाइए या तो वाई लेके जाइए, कोई भी लेके जाइएगा, आपका गुणसूत्र वाहक होता है। अब आते हैं, यहां से आपका स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशंस को। तो एक बार थोड़ा सा सभी लोग साइंस का स्कोर शेयर करेंगे कि साइंस में कितने लोगों का कितना सही हुआ है, और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करिए, बताइए किसका कितना सही हुआ, उसके बाद करंट अफेयर्स को चालू कर दिया जाएगा। तो जल्दी से बताइए किसका कितना सही हुआ है, तो फटाफट से सभी लोग बताइए कि कितने लोग कितना सही किए हैं। 24 क्वेश्चन हुआ है, 24 क्वेश्चन में से कितने लोगों ने कितना सही किया है। और सेशन थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि आज समझते चल रहे हैं, थोड़ा हो सकता है बड़ा हो जाए, तो उससे भागिएगा मत। आइए, आपसे पूछा है कि गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है। जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को हुआ था, उसमें किस देश के सैनिक के दस्ते को भी शामिल किया गया था, फ्रांस के, बांग्लादेश के या मॉरिशस के। बताइए किस देश के, फ्रांस के, बांग्लादेश के या मॉरिशस के। चलिए, तो आप सबों को पता है कि गणतंत्र दिवस 2021 में जो परेड में किस देश के सैनिक को शामिल किया गया था, तो वे बांग्लादेश के शामिल किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 21 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व वन दिवस। क्या मनाया गया, तो आपको याद रखना है कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। जो विश्व वन दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट रीस्टोरिंग्स ए पाथवे टू रिकवर एंड वेलबींग, सेव फॉरेस्ट एंड प्रमोट एजुकेशन। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 21 मार्च को जो विश्व वन दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था। तो सभी लोग फटाफट से आंसर करते चलेंगे और जल्दी जल्दी से। तो चलिए, इसका आंसर होगा
फॉरेस्ट रीस्टोरेशन ए पाथवे टू रिकवर एंड वेलबिंग, यह किसका था? तो 21 मार्च को आपको विश्व वन दिवस मनाया गया, तो इसका थीम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? आपको बताना है कि हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? समीर सोनी है, आर कौशिक है, रामचंद्र गुहा है, ताहिर कश्यप है। बताइए कि कौन है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि कौन है। जल्दी फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए, तो सबको पता है कि जो यहाँ पे होंगे हाल ही में माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो समीर सोनी है। कौन है? समीर सोनी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। समीर सोनी एक क्या है? फिल्म एक्टर हैं। जो समीर सोनी क्या है? एक फिल्म के एक्टर हैं, जो कि आपको दिखाना है। देख लीजिए, यही है समीर सोनी। यह समीर सोनी इन्होंने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। तो पूछेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस किसके द्वारा लिखा गया था? तो समीर सोनी के द्वारा लिखा गया था। आइए, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या झारखंड में? आपको बताना है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। जल्दी से सभी लोग बताइए कि बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। चलिए, तो बुद्धिस्ट थीम पार्क का है तो कहाँ है? तो सबको पता है कि बुद्धिस्ट थीम पार्क का जो उद्घाटन किया जा रहा है किस राज्य में बन रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यह देखिए आपका बुद्धिस्ट थीम पार्क है। तो जो बुद्धिस्ट थीम पार्क है यह कहाँ बन रहा है? तो यूपी में बन रहा है। आपको कुछ पार्क को याद रखना है जो कि आपसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बुद्धिस्ट पार्क हो गया, तो आपका बुद्धिस्ट पार्क तो हो ही गया। एक होता है, आपको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिए। कुछ पार्क है जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा में है, जैसे कि बुद्धिस्ट पार्क हो गया। उसके बाद एक होता है परागण, कौन होता है? परागकण पार्क। परागकण पार्क कहाँ है? तो यह आपके उत्तराखंड में है। अभी एक पहले ही बताए थे मॉस गार्डन, जो मॉस गार्डन पार्क है, मॉस गार्डन कहाँ है? तो वो नैनीताल के उत्तराखंड में है। नैनीताल के उत्तराखंड में है। हो गया। एक डॉग पार्क पूछता है कि डॉग पार्क का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है? ये भी आपसे पूछा क्वेश्चन है। तो पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा कि पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया है। फिर आपसे पूछता है कि जेंडर पार्क, पहला जेंडर पार्क कहाँ बना है? पहला जेंडर पार्क कहाँ बन गया है? तो यह कोझिकोड के केरल में बना है। कोझिकोड के केरल में बना है, याद रखिएगा, कोझिकोड के केरल में बना है। फिर अगला है चमड़ा पार्क। कौन पार्क? चमड़ा पार्क। कहे कि चमड़ा पार्क कहाँ बना है? तो चमड़ा पार्क बताते हैं। चमड़ा पार्क कहाँ है? तो बताइए सभी लोग, कोई बताएगा चमड़ा पार्क कहाँ है? तो यह भी बना है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चमड़ा पार्क बना है उत्तर प्रदेश में। फिर एक बताए थे, कल ही बताए थे फायर पार्क। तो बताए थे फायर पार्क उड़ीसा में। कहाँ बताए थे? उड़ीसा में बताए थे। फिर एक होता है टायर पार्क। तो टायर पार्क कहाँ है? तो टायर पार्क है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। फायर पार्क उड़ीसा में, टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। और एक ध्यान से सुन लिख लीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा। एक होता है पोलिनेटर पार्क। पोलिनेटर पार्क कहाँ है? तो हल्द्वानी उत्तराखंड में है। हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हल्द्वानी उत्तराखंड में। एक है इंडोर स्की पार्क। इंडोर स्की पार्क कहाँ है? तो इंडोर स्की पार्क आपका कुफारी हिमाचल प्रदेश में है। कुफारी के हिमाचल प्रदेश में है। कुफारी के हिमाचल प्रदेश में है। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके
पार्क देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक और याद रख सकते हैं, एक है वोटर पार्क। यह कहाँ है? तो वोटर पार्क गुरुग्राम के हरियाणा में है, गुरुग्राम के हरियाणा में है, ये याद रख। तो ये सारे के सारे क्या है? पार्क हैं, जिनको कि आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन है, फिर से देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए, परागकण पार्क उत्तराखंड में, मॉस गार्डन पार्क उत्तराखंड में, डॉग पार्क चंडीगढ़, जेंडर पार्क कोझिकोड केरल, चमड़ा पार्क यूपी में, चमड़ा पार्क यूपी में, फायर पार्क उड़ीसा में, टायर पार्क पश्चिम बंगाल में, पोलिनेटर पार्क हल्दीवाना उत्तराखंड में, इंडोर स्की कफूर वाटर में, वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। ये सारे के सारे पार्क हैं। और एक पार्क कौन पढ़े हैं अभी? तो बुद्धिज्म पार्क का विकसित किया कहाँ किया जा रहा है? तो यूपी में किया जा रहा है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, पारापारी जब आएगा तब बता देंगे। जो पार्क आएगा सभी पार्क का नाम लिखवाते चलेंगे, याद हो जाएगा। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि कौन राजस्थान के हैं जिनको की घोषणा किया गया, उनको बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कमलकांत झा को, हरीश मीनाक्षी को, मोहन कृष्ण बोहरा को या अपूर्व कुमार को? बताइए कौन से राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन है जिन्हें बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आप सबों को पता होना चाहिए कि बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। किसको? मोहन कृष्ण बोहरा। और ये हैं आपके मोहन कृष्ण बोहरा, जो कि राइटर और लेखक हैं, जो राजस्थानी लेखक हैं, मोहन कुमार बोहरा। आइए, किस राज्य ने धासान नदी पर, जो धासान नदी है उस पर अर्जुन सिंचाई परियोजना बना रही है? मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि अर्जुन सिंचाई परियोजना किस राज्य सरकार की परियोजना है? बताइए कि अर्जुन सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य की, जो धासान नदी पे है। आपसे पूछ सकता है कि अर्जुन सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो धासान नदी पर है। और यह कहाँ स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। तो जो धासान नदी परियोजना है यह उत्तर प्रदेश में, धासान नदी पर अर्जुन परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब के उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरुआत किया है? आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने जो सस्ता एलईडी है उसको उपलब्ध कराने के लिए कौन सा योजना? सौभाग्य योजना, सहज बिजली योजना, ग्राम उज्ज्वला योजना या उदय योजना या सौभाग्य योजना? बताइए एलईडी बल्ब किस योजना के तहत आपको दे रहा है? जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो सबको पता है कि जो ग्राम उजाला योजना है, ग्राम योजना एलईडी से है, जबकि उज्ज्वला योजना कही, उज्ज्वला योजना हो जाता गैस सिलेंडर से। किससे हो जाता? गैस सिलेंडर से हो जाता। जबकि उजाला योजना किससे संबंधित है? तो यह एलईडी बल्ब से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ? ऋषिकेश के उत्तराखंड में, भुवनेश्वर में, गांधीनगर में या नई दिल्ली में? सभी लोग बताएंगे कि कहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो सभी लोग बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए इसका। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप सबको पता है कि यह ऋषिकेश के उत्तराखंड में किया जाएगा। कुछ महोत्सव है जिसको कि आपको याद रखना है, बोलते जाते हैं, सुनिए। आपसे पूछे कि 11वां, चलिए बोलते हैं, कुछ सुन लीजिएगा। जैसे कि पूछे कुछ महोत्सव है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, सुनिए। पूछे कि 11वां संस्कृति महोत्सव, तो संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में, रज महोत्सव उड़ीसा में, कलवर पक्षी महोत्सव जमुई बिहार में, काला नामक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, केला महोत्सव केला होगा कुशीनगर में, माघ बिहू असम में, चाय महोत्सव असम में, शिल्पाग्राम असम में, शिमोगा महोत्सव गोवा में। शिमोगा महोत्सव कहाँ? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो कि अभी आ गया ऋषिकेश के उत्तराखंड में। आदि महोत्सव कहेगा तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। मांडू महोत्सव कहाँ? मध्य प्रदेश में। तोसली राष्ट्र शिल्प मेला कहाँ है? उड़ीसा में है। कुन्नू महोत्सव कहेगा, कुनुम्मा महोत्सव
कुनमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में, आइस क्वाइलिबिंग महोत्सव लेह में, जबकि अट्टूकोला पोंगल कहाँ है तो केरल में, जबकि संगकेन महोत्सव कहाँ है तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारे के सारे क्या थे, महत्वपूर्ण थे, जो कि आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप के दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसके संघ के रूप में किसे चुना गया है? चैंपियनशिप में कौन से चुना गया? मैरी कॉम को, शिव कुमार थप्पा को, विजेंद्र कुमार को या मनोज कुमार को? जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में जो बनी है वे हैं मैरी कॉम, जो मणिपुर से संबंधित हैं। भारत के वैज्ञानिक और सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज किया है? आपको बताना है कि जो वेनेडियम है, वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? अभी हाल ही के दिनों में जो वेनेडियम है इसकी खोज कहाँ किया गया है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या त्रिपुरा में? सभी लोग इसका बताएंगे। जल्दी से सभी लोग बताइए कि वेनेडियम की खोज कहाँ किया गया है। चलिए, तो एक बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, वेनेडियम की खोज कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में भारत के पहला एयर टैक्सी, कैसा टैक्सी? एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या हरियाणा में? बताना है आपको। एयर टैक्सी, पहला एयर टैक्सी बताइए जल्दी से। पहला एयर टैक्सी कहाँ? तो पहला एयर टैक्सी जो है आपके हरियाणा में। पहला एयर टैक्सी कहाँ? तो पहला एयर टैक्सी आपके हरियाणा में मैंने किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र की शुरुआत कहाँ किया गया है? बताइए। हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में? बताइए कि कहाँ पर वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? सभी लोग जल्दी से फटाफट आंसर करिए। चलिए, तो यह जो आपका वन चिकित्सा केंद्र है वह उत्तराखंड में किया गया है। अगले की ओर, हाल ही में किस देश में आए तूफान यास ने भारी तबाही मचाई है? मतलब कि बताना था कि जो यास जो तूफान है कहाँ आई थी जो कि भारी मात्रा में आपको तबाही पहुंचाई थी? जल्दी से बताइए, यास तूफान ने कहाँ भारी क्षति पहुंचाई है? तो जो यास तूफान है कहाँ भारी क्षति पहुंचाई है? तो जो फिजी है, फिजी में पहुंचाई है, फिजी देश में। हाल ही में सोमा मंडल, कौन है? सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? गेल के, सेल के, BHEL के, PCL के? बताइए। सोमा मंडल को बताइए, सोमा मंडल के कौन है? जल्दी से बताएंगे। सोमा मंडल के हाल ही में सोमा मंडल किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष बनी है? तो सबको पता है कि यह सेल के बनी है। किसकी बनी है? तो सेल कंपनी की बनी है। अगले क्वेश्चन की ओर, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, देख रहे हैं अब एक आ गया, कौन सा? फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उतना पार्क पढ़े तब पर भी एगो फ्रेंडशिप पार्क छूट ही रहा था। एगो फ्रेंडशिप पार्क भी है, फ्रेंडशिप पार्क है। बताइए कि फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? टायर पढ़े, जेंडर पढ़े, चमड़ा पढ़े, सारा पार्क पढ़ लिए, फिर भी फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सभी लोग बताएंगे कि जो फ्रेंडशिप पार्क है इसका कहाँ है? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क कहाँ है? तो यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो पूछे कि इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगले, दस्तालिका 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? दस्तालिका 2 जो है थल सेना का अभ्यास है, इसका आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? संयुक्त अमेरिका के कौन किया है संयुक्त रूप से? कजाकिस्तान, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान? बताइए।
दस्तालिका, जो दस्तालिका अभ्यास है वे आपके कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान में किया गया। कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान में किया गया है। ठीक है। एक आता है खंजर, शायद खंजर आता है, खंजर कहाँ का है? तो शायद कजाकिस्तान का है। खंजर कहाँ का है? अभ्यास कहाँ होता है? कजाकिस्तान में होता है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। WWE द्वारा भारतीय रेसलर, कौन भारतीय रेसलर हैं जिसे हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल हुए किए गए हैं? मैंने बताना है कि कौन से WWE के रेसलर हैं जिसे हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। बजरंग पूनिया को, द ग्रेट खली को, सुशील कुमार को या योगेश्वर दत्त को? कौन है बताइए जल्दी से। WWE में जो होता है, लड़ता है सभी, उसमें तो जो 2021 में शामिल हुए हैं उनका नाम है द ग्रेट खली। कौन है? द ग्रेट खली हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? कर्नाटका ने, मुंबई ने या सौराष्ट्र ने? एक ऑप्शन में एक ऑप्शन छूटा है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में नोट कर लीजिएगा। बताना है आपको कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब है, मुंबई ने जीता है। इस बातों को याद में रखिएगा कि जो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। अगले, डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह का ISRO द्वारा किस संस्थान से लॉन्च किया गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित जो है सिंधु नेत्रा उपग्रह को ISRO ने किससे, मतलब कि किस संस्थान से लॉन्च किया है? किस स्थान से लॉन्च किया? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से? बताइए जल्दी से। तो जो डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह जो है यह कहां से किया गया है? तो आपके आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया है, यानी वहीं से लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं, 12 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी हैं। शतरंज खिलाड़ी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? आकाश कुमार, श्रेष्ठ तलपड़े, अनिरुद्ध पांडे या अभिमन्यु मिश्रा? कौन है जो 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आकाश कुमार, श्रेष्ठ तालपड़े, अनिरुद्ध पांडे या अभिमन्यु मिश्रा? चलिए, तो आप सबों को पता है कि जो भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वे हैं अभिमन्यु मिश्रा हैं। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, झांसी में, जोधपुर में या लखनऊ में? जल्दी से आंसर करेंगे कि जो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो इसका आयोजन है वे आपके बेंगलुरु में किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? बेंगलुरु में किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया है? आपको बताना है वात्सल्य योजना किस राज्य की योजना है? वात्सल्य योजना जो है किस राज्य की योजना है? वात्सल्य योजना किस राज्य की योजना है? फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताइए। तो वात्सल्य योजना की अगर बात कहा जाए कि वात्सल्य योजना किस राज्य की योजना है, तो वात्सल्य जो योजना है यह आपके उत्तराखंड सरकार की योजना है। किस राज्य सरकार की है? तो उत्तराखंड सरकार की यह जो योजना है वह है कौन सा योजना? वात्सल्य योजना है। अच्छा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये सारे के सारे हैं। आप सुनिए, उत्तराखंड की योजना में बशर्ते आप दो चीज याद रखिए। एक होता है मिशन हौसला, उत्तराखंड की यह क्या है? मिशन हौसला है, और दूसरा है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना के तहत क्या किया जाएगा कि इस योजना के तहत जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को जो खो चुके बच्चे हैं उनको 21 वर्ष तक के पोषण, मतलब 21 वर्ष के आयु तक के लिए क्या करने के पोषण शिक्षा और रोजगार हेतु क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इन सारी क्रिया में वात्सल्य योजना है।
और पूछ दे कि उत्तराखंड की एक और कौन सी है, तो एक है मिशन हौसला। कौन है? जो मिशन हौसला है, मिशन हौसला, मिशन जो हौसला है यह भी उत्तराखंड की ही क्या है, योजना है। अब मध्य प्रदेश की कुछ योजना को देख लीजिएगा, जैसे है अंकुर योजना। कौन है? मध्य प्रदेश में हो गया अंकुर योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। लॉन्च पैड योजना। कौन पैड योजना? लॉन्च पैड योजना। लॉन्च पैड योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके जो आत्मनिर्भर बनने के लिए मंच है, मतलब कि 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उसको आत्मनिर्भरता बनने के लिए इसको लॉन्च पैड करेगा, वहां से क्या किया जाएगा, इनको लॉन्चिंग किया जाएगा। एक और होता है जन सुनवाई योजना। जन सुनवाई योजना, सुनवाई योजना जो है यह भी, तो जन सुनवाई योजना, अंकुर योजना, लॉन्च पैड योजना और एक है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हैं। मिशन हौसला वात्सल्य योजना उत्तराखंड के हैं। जबकि आपका हिमाचल प्रदेश की अगर बात कहा जाए तो पर्वत धारा योजना। कौन? पर्वत धारा योजना और आयुष घर द्वारा कार्यक्रम। कौन? आयुष घर द्वार कार्यक्रम। आयुष घर द्वार कार्यक्रम यह हिमाचल प्रदेश के है। हिमाचल प्रदेश के फिर से सुनिए, पर्वत धारा योजना और आयुष घर द्वार योजना। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना होगी, क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो जो चुनाव होने वाले होते हैं तो आप सबों को पता होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा क्या होती है, योजनाओं की बारिश होती है। तो उत्तर प्रदेश में अभी 2 महत्वपूर्ण याद रख सकते हैं। ऐसे तो बहुत योजनाओं का बारिश होगा और हुआ भी है, तो 2 कम से कम याद रखिए उत्तर प्रदेश के लिए। पहला है अभियोदय योजना, अभियोदय योजना, ठीक ना, अभियोदय योजना। दूसरा होता है थैला बैंक योजना, थैला बैंक योजना। ये सारे के सारे जो योजना हैं आपको याद रखना है। तो अभियोदय योजना और थैला योजना उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के मिशन हौसला और वात्सल्य योजना, मध्य प्रदेश के लॉन्च पैड, अंकुर जन सेवा, और जबकि आयुष और पर्वत धारा किसके है, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। आइए, किस देश के पर्वतारोही तसांग यान होंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना दिया है? जापान के हैं, नेपाल के हैं, हांगकांग के हैं या भूटान के हैं? सभी लोग बताएंगे। जो पर्वतारोही हैं सबसे तेज चढ़ने का वह क्या है, उनमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। त्यांग यान होंग किस देश के हैं? जापान के, नेपाल के, हांगकांग के या भूटान के? जल्दी से बताइए। चलिए, इसकी अगर बात कहा जाए तो त्यांग यान होंग हैं, यह आपके हांगकांग के हैं। कहाँ के हैं? हांगकांग के हैं। और इन्होंने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना दिए हैं। कौन है? तो त्यांग यान होंग कहाँ के हैं? हांगकांग के हैं। अगले, किस राज्य के पुलिस ने कोविड-19 के मरीजों की आवश्यक सामग्री के पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत किया है? आपको बताना है कि मिशन हौसला की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मिशन हौसला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? बताइए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कौन? पंजाब या उत्तर प्रदेश? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कौन है, मतलब कि कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? तो चलिए, अभी बताया है ना कि मिशन हौसला और वात्सल्य योजना, मिशन हौसला और वात्सल्य योजना जो है दोनों के दोनों कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। और दोनों के दोनों आपसे पूछ लिए गए। पहले में वात्सल्य योजना, मिशन हौसला, और पंजाब का याद रख सकते हैं हर घर पानी। कौन? हर घर पानी सफाई मिशन। कौन? सफाई मिशन। और उत्तर प्रदेश से अभी बताएं, उत्तर प्रदेश से कौन बताएं, फिर से रिकॉल कर सकते हैं। कौन है? तो अभियोदय योजना और थैला बैंक योजना।
हिमाचल प्रदेश से पता है कौन, तो पर्वत धारा योजना और आयुष घर द्वार योजना। और उत्तराखंड से तो बता ही दिए वत्सल्य योजना और मिशन हौसला, ये सारे के सारे योजना है, आपको याद रखना है। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को, केरल के ट्यूबमैन कहे जाने वाले, बताना है कि केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत के जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बताइए केरल के कौन हैं जिन्हें ट्यूबरमैन कहा जाता है और उनको व्यक्तिगत श्रेणी में भारत का जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। CNR राव को, साजी NS को, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। बताइए कि कौन है जिनको की कहा जाता है, तो जल्दी से आंसर करिए कौन है। कौन है जिन्हें केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, तो वे हैं साजी NM को। कौन है, साजी NM को। जो साजी NM हैं इनको ट्यूबरमैन के नाम से जाना जाता है, इस बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो साजी NM जो हैं ट्यूबरमैन कहे जाते हैं। अगले, किस संगठन ने श्वास नामक योजना का कंस्ट्रक्टर, मतलब कि श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है? ICMR ने, ISRO ने, DRDO ने या भारतीय बायोटेक ने? आपको बताना है कि किस संगठन ने श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि कौन है। श्वास बताना है कि श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है ICMR ने, ISRO ने, DRDO ने। सभी लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है? तो आप सबों को पता होगा कि जिसने विकसित किया है वे है आपके ISRO के द्वारा। ISRO ने श्वास नामक, जो इसरो है, इसरो ने क्या किया है कि इसका नाम है श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर को विकसित किया है। कौन? ISRO, इसरो ने किया है। अगला, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। कितने पॉइंट का? 8.5% का, 7.5% का, या 9.5% या 6.8? मतलब कि 2021-22 के लिए जो राजकोषीय घाटा होता है इसका लक्ष्य रखा गया है। कितना राजकोषीय घाटा बताइए। केंद्रीय सरकार ने 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है कितना? जो केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वे है आपका 6.8% का। तो ये पूछ सकता है, राजकोषीय घाटा पूछता है तब पूछे कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो 6.8 का रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? किसान को, सैनिकों को, दुकानदारों को, या कोरोना वॉरियर्स को? तो जो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया यह किसको समर्पित करके पेश किया गया था? किसान को, सैनिकों को, दुकानदारों को, या कोरोना वॉरियर्स को? तो सभी लोग बताएंगे कि किसको। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो बताइए 2020-21 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है किसको समर्पित है? तो यह कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। या क्या थे आपके आज के 52 क्वेश्चन थे जो कि हमने देखा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और जो पहली बार जुड़े होंगे, क्योंकि इतना देर पढ़ा लिए, 1 घंटा 30-40 मिनट पढ़ा लिए, एक बार भी आप लोगों से नहीं बोले कि लाइक करिए, शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए, तो आप लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, और जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब भी करें, और जो डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स के फैमिली है उसको बड़ा करने का प्रयास करें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 9 बजे रात्रि इसी सेट में, 27 नंबर सेट के साथ कल जुड़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।